जो आज सिर्फ लोकली जा रहा है, क्या ये कहीं और भी जा सकता है? अगर वो जा सकता है तो मैंने उसके पीछे कुछ ना कुछ तो भी नेटवर्क तैयार कर लेना चाहिए। हाँ जी। बेनिफिट अगर वो बहुत सीरियसली जाते हैं, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में फैमिली फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, आपको बिजनेस फर्स्ट होना चाहिए। अगर बिजनेस को कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली इफेक्ट होगी। तो इस वजह से सबसे पहले एट द इनिशियल लेवल 1 2 3 साल जब तक आप स्टेबलाइज नहीं हो जाते, तब तक आपने पहले बिजनेस देखना है और बाद में फैमिली देखनी है। सही है। हमारे जो बहुजन हैं या हमारे जो साथी है वो पहले से ही बिजनेस में रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो शिवाजी महाराज भी काफ़ी व्यापारी को बढ़ावा देते थे और उसमें भी हम इन्वॉल्व हो चुके थे। आपको शायद मुझे बताने में खुशी है कि हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फुले सर है वो भी व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी पीसीसी करके एक कंपनी थी जिसको हम पुणे कंस्ट्रक्शन कंपनी करके, मतलब जिनका जो टर्नओवर था वो करीब करीब 21,000 रुपये का उनका टर्नओवर था। होल वर्ल्ड इज टैपिंग द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, Yes. साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म एंड मैन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और अगर चलना है, क्योंकि रोकने वाले ही आप रहते हैं और आगे बढ़ने वाले ही आप रहते हैं, तो आपको ही ब्रेक लगाना है और आपको ही एक्सीलरेटर दबाना है। चक्रधर संपत दोड़के सर, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर IMT, भारत सरकार, MSME मंत्रालय। एक छोटे से गांव में जन्म लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक का सफर। चक्रधर दोड़के सर का जन्म जोगीठाना पेट, उमरेड में हुआ। पिताजी नगर सेवक थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। प्राथमिक शिक्षण उमरेड में लेने के बाद उच्च शिक्षण नागपुर में BSc तक उन्होंने पूरा किया। डिग्री प्राप्ति के तुरंत बाद सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल वैक्सीन प्रोडक्शन विभाग में कार्यरत हुए। 7 साल के कार्यकाल में नौकरी के साथ साथ अपना उच्च शिक्षण BSc, MSc माइक्रोबायोलॉजी में प्राप्त किया। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में न्यू मीडियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेटानस टॉक्साइड रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया। सामाजिक कार्य करने की प्रबल इच्छा होने के कारण 1985 में UPSC द्वारा उद्योग विभाग MSME में कार्यरत हुए और मुंबई में भी नौकरी के साथ साथ DMS की पढ़ाई पूरी की। अपने 30 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर के साथ साथ मेघालय राज्य में औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत रहे। अनगिनत नए और स्थापित उद्योगों को प्रशिक्षण और सरकारी योजना द्वारा लाभान्वित किया, जिसमें खासकर वंचित तबके के प्रति विशेष ध्यान दिया। लगभग 2 लाख लोगों को उनके उद्योगों में प्रगति के लिए मार्गदर्शी बने। भारत सरकार ने महाराष्ट्र से 1999 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित कोलंबो प्लान अंतर्गत 2 महीनों के लिए औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए उन्हें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, UK की यात्रा पर भेजा। सर ने सुशिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए, किसानों तथा स्थापित उद्योगों के लिए विभिन्न विषयों पर 300 लेक्चर्स और सेमिनार आयोजित किए। आज सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी औद्योगिक विकास के लिए समाज के विभिन्न वंचित तबकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु सर का निरंतर प्रयास और मार्गदर्शन जारी है। चलिए बात करते हैं चक्रधर दोड़के सर से, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर IMT, भारत सरकार, MSME। हमारे साथ एक डायनामिक पर्सनालिटी, एक एनर्जी के साथ मिस्टर चक्रधर दोड़के सर। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर हम देखते हैं कि ये जो व्यापार का जब नाम सुनते हैं हम तो एक फोबिया, जिसको डर हम समझ सकते हैं, जब कोई युवा व्यापारी व्यापार में उतरता है या वो व्यापार करने की कोशिश करता है तो उसको समाज से या फिर घर से या फिर वो मार्केट से उसको हमेशा ये स्लोगन सुनने में मिलता है कि आपके खून में बिजनेस नहीं है, आपके ब्लड में बिजनेस नहीं है। क्या ये स्लोगन आपको लगता है कि इसका कंडेम होना चाहिए? बिल्कुल कंडेम होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बहुजन हैं या हमारे जो साथी है वो पहले से ही बिजनेस में रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो शिवाजी महाराज भी काफ़ी व्यापारी को बढ़ावा देते थे और उसमें भी हम इन्वॉल्व हो चुके थे। आपको शायद मुझे बताने में खुशी है कि हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फुले सर है वो भी व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी पीसीसी करके एक कंपनी थी जिसको हम पुणे कंस्ट्रक्शन कंपनी करके, मतलब जिनका जो टर्नओवर था वो करीब करीब 21,000 रुपये का उनका टर्नओवर था, जो टाटा कंपनी से भी ज़्यादा था। तो आप अंदाज़ा बांधिएगा
कि हमारे ब्लड में जो लोग कहते हैं कि हमारे ब्लड में व्यापार नहीं है, ये साफ साफ गलत है। हमारे ब्लड में व्यापार है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो काफ़ी व्यापारी थे। जगह जगह अगर आप देखते हैं, नागपुर जैसे एरिया में भी अगर आप देखते हैं, तो ये जरी पटका, गड्डी गोदाम, यहाँ पे हमारे लोगों ने एक सामूहिक बाजार वहाँ पे भरता था, और वहाँ पे एक अच्छा व्यापारीकरण का माहौल बनाते थे हमारे लोग। तो ये साफ साफ गलत है कि हमारे खून में व्यापार नहीं है प्रफुल्ल जी। तो क्या लगता है आपको कि आज जो हम दो, जैसा आप इतिहास की बात कर रहे हैं, अब आज हम लोग वर्तमान में 2025 में हैं, क्या जो युवा आपको सुन रहे हैं, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं आप, और आपका एक अनुभव रहा है एंटरप्रेन्योरशिप और आप एमएसएमई से जुड़े हैं, कैसे समझाएंगे कि जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, जैसा बढ़ई है या फिर सुतार है या छोटे छोटे व्यापार करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में व्यापार करते हैं, उनके लिए कैसे सजेशन देते हैं आप? देखिए, जब बिफोर इंडिपेंडेंस आपको मालूम है कि हम लोगों को कैसे ट्रीटमेंट दी गई है। इंडिपेंडेंस के बाद, हम जब स्वतंत्र हुए, उसके बाद हमारी जो कंडीशन है हमारे वर्ग की, ये बहुत ही ख़राब थी। यानी हम लोगों के पास पैसा नहीं था, हम लोगों के पास एजुकेशन नहीं था, हम लोगों के पास आगे कैसे करें, और उसके साथ साथ मोटिवेशन भी नहीं था। इसके लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक थ्योरी आई 1960s में, क्योंकि जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, हमारे देश ने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा हो। अच्छा। और उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कैसी पॉलिसी बने। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन में थे। एक डायरेक्ट किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं था कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो 1960s में एक डेविड मैकलैंड करके हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, हाँ जी, उन्होंने कहा कि उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो उन्होंने कहा कि अगर जो युवक है या कोई मैच्योर पीपल है, किसी भी समाज के रहो, वो अगर इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ अगर आते हैं तो वो एक वंडर करके रख सकते हैं। क्योंकि ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन की बहुत ज़रूरी थी कि तू कर सकता है, ये बताने वाला भी कोई चाहिए। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं हमारे बच्चों की इसमें, तो उस वक्त भी नेगेटिव ही थे हम लोग। हम लोगों को कोई ऐसा सहारा नहीं था कि वो कहने वाला कि भैया बिजनेस में आओ, बिजनेस करो तुम। विद द रिजल्ट क्या हुआ कि ये मोटिवेशन का थ्योरी का पहला बेसिक ये था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इट्स बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली आपके देश के युवा इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज के तक कैसे देखते हैं, ह्यूमन स्किल्स को कैसे गैदर करते हैं अपने पास, एक ऐसा अपने आप में देखते हैं कि भाई मैं इंडस्ट्री लगा सकता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा सकता हूँ, ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं सर्विसेज कर सकता हूँ। और इस तरीके का उन्होंने कहा कि अगर इनको प्रॉपर चैनलाइज किया जाए ह्यूमन को, तो वो एक अच्छा नीड फॉर अचीवमेंट का एक फॉर्मूला लेके आगे बढ़ सकता है। क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर गवर्नमेंट भी उसमें साथ में आ जाए और जो गरीब तबका है उनको थोड़ा सा सपोर्ट देते रहे, इंसेंटिव्स देते रहे, लोन देते रहे, फाइनेंस देते रहे, तो ये लोग और ज़्यादा मोटिवेट होते जाएंगे और एक अपना धीरे धीरे अपना इंडस्ट्री की तरफ वो आगे बढ़ते जाएंगे। और विद द रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट किया और एक अच्छा माहौल बनाने के लिए लोगों के तक गए कि ठीक है, हम तुमको स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ह्यूमन स्किल्स अगर तुम्हारे पास अच्छी हो तो आप इंडस्ट्री में सक्सेस पा सकते हो। ये उसका मोटा आपने मोटिवेशनल एक यानी थ्योरी की बात आपने रखी, ह्यूमन मोटिवेशनल थ्योरी की आप बात कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान में जो भारत की परिस्थिति हम देख रहे हैं या इतिहास में हम जो देखते हैं आफ्टर फ्रीडम, कास्ट कैपिटलिज्म यहाँ एक चैलेंजेस है। न्यू फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है उनके लिए एक कैपिटलिज्म एक चैलेंजेस है। एक लैकिंग ग्रुप्स काम करता है, पर जिनकी जो चैम्बर्स नहीं है, बड़े बड़े कॉमर्स चैम्बर्स नहीं है, उन लोगों के लिए ये जो थ्योरी क्या आपको लगता है भारत में भी काम कर सकती है? ये थ्योरी काम कर गई और अभी हम जिस ईरा में हैं, 21st सेंचुरी में हैं,
इस 21st सेंचुरी में हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास कुछ न जो कुछ भी हम हैं वो है, लेकिन इसके साथ साथ प्लस हमारे पास चाहिए। वो प्लस क्या है? प्लस होता है कि आपकी सोच, आपका माइंडसेट। पहले के लोगों में वो माइंडसेट नहीं था। अगर फाइनेंस का गैर वापर करते थे, फाइनेंस को लेके वो सोचते थे कि भई ये गवर्नमेंट ने दिया ना, खर्चा कर लो, कोई ज़रूरी नहीं हम बिजनेस में जाए या बिजनेस करें। सोच ऐसी भी थी कि भाई एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम में वो आते नहीं थे। डिसीजन लेने के लिए कोई सपोर्टिव सिस्टम में कोई उसको ये नहीं करता था। बाद में ये देखा जब कोई आगे बढ़ के नहीं आता था कि भाई मैं इसमें जाऊंगा, ये माइंडसेट बन गया था हमारा कि गवर्नमेंट का पैसा है, इस्तेमाल तो उसमें करो। कुछ बदलाव दिखता है आपको? बिल्कुल। आज का जो न्यू एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो इतना चेंज आ गया है आज के इरा में कि जो नीड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव था, हाँ जी, थोड़ा समझा पाएंगे दर्शकों इसको को आसानी से? ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस थे, हाँ जी, वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते क्या थे? वो गांव में बनते थे और शहरों में आते थे। पहले के जो प्रोडक्ट थे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ग्रामीण में बनते थे और बाद में उसका जो ट्रांसपोर्ट होता था वो शहरों में होता था। आज वैसा नहीं है, गंगा उल्टी बह रही है। अभी अर्बन में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ रही है और उसका जो बेनिफिट है वो देहात में जा रहा है। और इस वजह से, क्योंकि एजुकेशन बढ़ गया, एजुकेशन एडवांसमेंट बढ़ गई, एजुकेशन में एडवांसमेंट बनने के लोग ग्रेजुएट्स हुए, पोस्ट ग्रेजुएट्स हुए। एक आज के डेट में हमारा जो इंडिया है एक ह्यूमन स्किल पावर बन के उभर कर आ रहा है। यानी ह्यूमन स्किल पावर बढ़ते कैसे? ह्यूमन स्किल पावर तो तभी बढ़ती है जब आपका एजुकेशन हो और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करें, है ना। तो इस वजह से आज का जो माहौल है वो चेंज हो गया। हम नीड बेस्ड नहीं रहे, हम अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। उस नीड को हमने अपॉर्चुनिटी में, इसलिए अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट, तो वो उस पहले के ज़माने में मैच करता था, लेकिन आज का एंटरप्रेन्योर उसको ये कहता है कि भाई ये तुम्हारे पिताजी भी कर सकते हैं। हाँ जी, नीड एनालिसिस करता है, नीड एनालिसिस करते हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज को वैरायटी में डाल देते हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, आपको कितना ऐसा लगा कि कितने लोगों की ज़िंदगी में, व्यापार में बदलाव आया? कि हमारे जो लोग हैं वो स्कैटर्ड है। कोई प्लम्बिंग में काम कर रहा है, कोई सुतार है, कारपेंट्री में काम कर रहा है, अलग अलग सिंगल इसमें आते हैं। इन लोगों को, इनका क्लस्टर नहीं गई, इन लोगों को अगर एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का अगर एक फंडा अगर उनको अगर समझ में आता है और वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके अगर चलते हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये एक अच्छा खासा एमएसएमई सेटअप कर सकते हैं, एक अच्छा। और उसके जरिए वो लोगों को ये दे सकते, प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। वो जो सोच है अभी आनी चाहिए हमारे कम्युनिटी में। और ये लोगों ने एक नहीं 10 प्लम्बर इकट्ठे होकर कंपनी सेटअप कर देनी चाहिए। प्लम्बिंग की कंपनी सेटअप हो सकती है, कारपेंटर की हो सकती है, ऐसे विभिन्न जो भी ट्रेडिशनल जो पहले बिजनेसेस थे, वो बिजनेसेस को आज एक कोऑपरेटिव बेसिस पर लेके जाने की ज़रूरत है। अभी भी हम लोग इंडिविजुअल एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, वो विश्वास की चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। क्या समाधान देखते हैं? अगर से इस समस्या की आप बात कर रहे तो इसका क्या भविष्य में समाधान देखते हैं आप? भविष्य में ये समाधान देखता हूँ कि जब ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मैंने अपनी एक एमएसएमई बनाई, तो जैसे ही एमएसएमई बनाई, तो जैसा मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज अलग अलग ढंग से उनको वेराइट करेंगे, क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी रहेगी, इनोवेशन रहेगा, तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप होंगे। और अभी तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इतने आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी की वजह से और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होने की वजह से कि हम बहुत ज़्यादा रूप में कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। हम ऐसे कुछ विशिष्ट तरीके से आगे आ रहे हैं कि हम अभी तैयार हो रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव फील्ड को फेस करने के लिए। कंपटीशन का हर जगह है, ग्लोबल भी कंपटीशन है, लेकिन फिर भी हम प्रदेशों में अपना माल भेज रहे हैं। हाँ जी। तो इस वजह से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज की जो न्यू एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, वो न्यू एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है नए अपॉर्चुनिटीज़ को विद क्रिएटिव एंड इनोवेशन के साथ आगे बढ़ने की, और बढ़ रहे हैं। आज का जो नव युवा है वो ये भी देख रहा है कि मेरे वजह से मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट सेटअप करूं
जो ग्रीन फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, मेरे से किसी को नुकसान ना हो। वो ये भी देख रहा है कि मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करूं, क्योंकि पहले तो जितना लगता था उतना ही होता था, क्योंकि उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको खुद को मार्केटिंग एनालिसिस नहीं आती थी, तो वो जितना लगता था उतना ही मैन्युफैक्चर करता। आज तो टेक्नोलॉजी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा रूप में होती है और वो मार्केट ढूंढता है। आज नागपुर का आदमी पूना जाता है, दिल्ली जाता है, माल वहाँ पे कश्मीर जाता है, तो उसका जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, एक न्यू एज की आप बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की, क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए, सेक्टर चुनने के पहले कौन सी चीज़ें उसने देखना चाहिए, इन सब चीज़ों पे क्या बोलेंगे आप? एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो पहले ही मालूम है कि इसी के वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग ये है कि इट्स इमेज बिल्डिंग एक्टिविटी। आपकी अपनी इमेज बढ़ती है। इट इज अ फील्ड ऑफ एस्टेब्लिशिंग नेम। आपका नाम एस्टेब्लिश होता है, आपका फेम एस्टेब्लिश होती है, आप प्रसिद्ध में आते हैं। इतना नहीं तो आपकी वेल्थ भी आ जाती है, और वो भी शॉर्ट पीरियड में आती है। फुल ऑफ डिटर्मिनेशन चाहिए, फुल उसको एक फुल इन्वॉल्व चाहिए, डिटरमाइंड चाहिए बंदा। अगर वो डिटरमाइंड नहीं है तो बहुत जल्दी वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर उसको कुछ फेल्यूर्स आते हैं तो। और उन्होंने तो ये समझना चाहिए कि फेल्यूर इज़ द गेम ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि फेल्यूर भी आते हैं, उसके ऊपर अपन मात करते, स्टडी करते, एनालिसिस करते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि यार मैं तो फेल हो गया, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। ये ऐसी फील्ड है कि जो फेल्योर को भी आप डाइजेस्ट करना चाहिए, और वो क्यों हुआ इसका एनालिसिस करके फिर उसमें बने रहना चाहिए। बाद में ये भी देखा गया कि उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा चाहिए। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पीपल बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये जरूर देखना चाहिए कि ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है मेरी, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैलकुलेटिव है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर आज के डेट में अगर कुछ पैसा कमाया कि पूरा का पूरा पैसा मैंने और इसमें डाल दिया, तो उसमें से मेरा कितना है, मैं इसमें कितना एंजॉय कर सकता हूँ, मेरा अपना हिस्सा कितना है उसमें, वो भी कैलकुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि लोग वहाँ भटक जाते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जो भी गले में पैसा है वो मेरा हो गया, अब जो मर्जी करूँ मैं इसका। लेकिन उसमें से करीब करीब तुम्हारा 20% पैसा सिर्फ तुम्हारा रहता, बाकी 80% तो बिजनेस का रहता। तुम बिजनेस का पैसा अपने खर्चे के लिए लगाओगे, अपने इसके लिए लगाओगे, तो नेचुरल है जो तुम्हारा बिजनेस है तो नाराज हो जाएगा। वहाँ पे लगे तो आप ये कह सकते हो कि 20% जो भी प्रॉफिट है 10% मेरा है, उसमें से 10% और मैं बिजनेस में लगाऊंगा। तो ये भी देखा गया है कि पैशनेट होना चाहिए। जो भी पैशनेट नहीं होंगे आप, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे कैसे? आप ही पैशनेट नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पैशन है एक। आप ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल देता है, अरे यार तू कहाँ इसमें आ गया, ये देख तुझे कितना नुकसान हो गया, नेगेटिव बोल दे, तो उस वक्त आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यार मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ये गलत लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हमेशा इस फील्ड में आपने राइट पीपल का एसोसिएशन में रहना चाहिए। राइट पीपल का एसोसिएशन में रहने से क्या हो जाता है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। अच्छे लोग कैसे मिलेंगे? अच्छे लोग तभी मिलेंगे जब आप एक आधे एसोसिएशन के साथ मेंबर बन जाएंगे। किसी कोई एसोसिएशंस रहते, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन रहते हैं, उनके साथ जुड़िए, उनके मेंबर बनिए। जब आप उनके इसमें चले जाते हैं तो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर आप पब्लिसाइड कर, प्रमोशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपको चांस मिलता है कि भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, उस बोलने चाहने में आपके उतने जो भी दोस्त लोग हैं, क्योंकि वो लोग होते कि वो सारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे मदद लीजिए, उनको मदद दीजिए। क्योंकि आप जिस एसोसिएशंस के साथ रहते हैं उसी टाइप की पर्सनैलिटी आपकी रहती है। नेटवर्किंग एक्सपर्ट बनिए, पढ़िए कि ये क्या है नेटवर्किंग। ये आईटी सेक्टर का थोड़ा सा भाग आप इसमें अपने आप में लाइए, अपनी पर्सनैलिटी में लाइए, क्योंकि आज तो डिजिटल का ज़माना है। अगर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो लोग आपको, तो ये जो एबिलिटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में, ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये एंटरप्रेन्योर जो आज लोकल है वो वर्ल्ड लेवल पर कब निकल जाएगा ये इसका बता नहीं सकते। इस वजह से आप बने रहिए और अपने आप को इस पर्टिकुलर इस फील्ड में आप अपने आप को शाइन करते रहिए। वो एनर्जी से लबरेज है, वो काफ़ी मोटिवेट भी है, बट उसे कुछ मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। वो क्या आह्वान करेंगे उनको कि जो छोटे छोटे चैलेंजेस है उनको कैसे सॉल्व करे? वो
सबसे पहले तो ये है कि पहले अपनी इंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी बनाए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1 दिन में बनेगी या 2 दिन में बने। जैसा ही वो अपना बिजनेस शुरू करता है, जो चीज़ें जैसे हार्ड वर्क, तो वो बिना हार्ड वर्क तो कर ही सकते। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ प्रफुल्ल जी। देखिए, होल वर्ल्ड इज टैपिंग द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, यस, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म एंड मैन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। ये जो है हमारा, ये जो बुद्धिज्म है, ये वास्तववादी है, विज्ञान पर आधारित है। उसमें ना पाखंड है, ना ही उसमें कोई क्या कहेंगे आप उसको, अंधश्रद्धा है। जो इंसान करेगा अपने अपने गुणों के साथ, जिसमें मृदभाषी है, जिसमें आप कहेंगे कि जो जिसको जो बोलता है कि भाई मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा, वो उसमें आ जाता है। तो जो बुद्धा के जो प्रिंसिपल्स है, अगर हमारे युवक ने वो अगर आत्मसात कर लिए, तो वैसा ही वो एंटरप्रेन्योर बन गया, समझ लीजिएगा। क्योंकि हमारे बुद्धिस्ट जो प्रिंसिपल है, ये बुद्धिस्ट प्रिंसिपल बहुत है हमारे युवकों को एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए लगता क्या चाहिए क्या? आप हार्ड वर्किंग हो, आपको दूसरों को बहुत ही अच्छे भाषा में समझाना हो, तुम लोगों को क्रिएटिविटी तो है ही है। ये भी देखा गया है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले हो। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसान की, जैसे धाड़सी होना चाहिए, अपने डिसीजन मेकर होना चाहिए, ये सारी जो क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ उस पर्सनालिटी में अगर आती है, तो वो आदमी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के उभर सकता है। ये कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी। दूसरों को अगर वो कोई शब्द देता है, उस शब्द को पालना बहुत ज़रूरी है। आजकल वो नहीं हो पाता है। अब वो क्वालिटीज आप में आनी चाहिए, और अगर वो आती है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें है। अब जैसा मैं बात कर रहा था और एक स्टेटमेंट दिया मैंने कि होल वर्ल्ड इज टैपिंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म एंड मैन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। उन्होंने ये सारा ये जो उन्होंने खुद को, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ही देखते हैं, जो उन्होंने अपने आप को कैसे मैनेज करते गए, कहीं आपको कहीं पढ़ाई नहीं देती, उन्होंने कहीं किसी से भीख मांगी हो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट की हो कि तुम मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो। जैसा भी उनको एटमॉस्फेयर मिलता गया, वैसे वो अपने आप को ढालते गए, और अपना ढालने के बाद धीरे धीरे वो इस लेवल तक पहुँचे। इसी को तो मैन मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। हमको भी वैसा ही करना है। जो सामने का व्यक्ति, जो भी कठिनाइयाँ आती है, उस कठिनाइयों को हमको फेस करना है। हम डरना नहीं है। हमारे लोगों में पहले था ऐसा कि थोड़ा सा जैसे डर जाते तो कहते ना कि डेंजर विड्रॉ, डेंजर, जहाँ आपने डेंजर दिखे आप अपने आप को विड्रॉ कर देते। ये फार्मूला तो चलता ही नहीं, ना एंटरप्रेन्योरशिप में चलता है, ना किसी भी प्रोग्रेस में चलता है। आप ये देखते हैं कि अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी किसी ने कुछ ईगो आपका हर्ट कर दिया, कुछ बोल दिया, आप इरिटेट हो गए। तो ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि आपको निचोड़ने वाले बहुत है, आपको टॉन्ट मारने बहुत है, आपको डिस्करेज करने वाले बहुत है। उस डिस्करेज करने वालों से आपको थोड़ा सा दूर तो रहना ही है, लेकिन उसके दूर रह के ही अपने आप को और स्टेबल बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देते हैं तो मैं और एक चीज़ और ये कहने की कोशिश करूँगा इस वक्त, कि हम एक ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं आज के डेट में कि हम लोगों को कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से काम करना है। हम लोगों को अकेले काम नहीं करना है। अभी अकेले करते भी हैं तो तन मन से करना है। धन उसमें अगर आप लगाए हैं तो उस धन का अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है। आप जब बड़े हो जाते हो तो वो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट भी सीखना होगा आपको। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तो एक बात होती है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इंडस्ट्री लगा दे, आप अपना काम कर रहे हैं,
लेकिन साथ साथ जैसे 2-3 साल हो जाते हैं, 3-4 साल हो जाते हैं, आपको मैनेजमेंट ही नहीं करते हैं। फट से 2 साल में आपकी गाड़ी आ जाती है, 3 साल में आपका मकान बन जाता है। जो आपका पैसा है, जो आपकी ऑनेस्टी है टुवर्ड्स योर बिजनेस, वो बिजनेस में रहती ही नहीं है। आप सारा बिजनेस का पैसा आप अपने प्रॉपर्टी में लगाते हो, अपने लग्जरियस लाइफ में लगाते हो। ये देखना है कि मैंने ये जो इंडस्ट्री लगाई है, ये लोन लेके लगाई है, अभी वो बड़ी होती जा रही है, कैसे मैं इसका विस्तार करूं, कैसे मैं इसको और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मेरी इंडस्ट्री बढ़े, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट इन दिस फील्ड, स्काई इज़ द लिमिट। और इस वजह से ये सोच के साथ अगर तो आगे वाला जो हमारे जो बंदे अगर वो आगे जाते हैं तो एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई के लिए इंटरप्रेन्योरशिप में कोई जगह नहीं है। सेटिस्फाई नहीं होना है आपको ये रास्ता निरंतर चलना है। और अगर चलना है, क्योंकि रोकने वाले ही आप रहते हैं और आगे बढ़ने वाले ही आप रहते हैं, तो आपको ही ब्रेक लगाना है और आपको ही एक्सीलरेटर दबाना है। तो आप क्या चाहते हो, एक्सीलरेटर दबाना चाहते हो कि आप ब्रेक लगाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये फील्ड पूरी फ्रीडम देती है आपको, पूरी फ्रीडम देती है। इसलिए मैं आज के नवयुवकों को यही कहूँगा कि अपनी जो भी पर्सनैलिटी है आपकी, ये पर्सनैलिटी को एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी में चेंज कीजिएगा। एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी का बहुत ऐसा कुछ तो है नहीं कि बस यही है कि आप एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आप ऑनेस्ट होना चाहिए टुवर्ड्स योर बिजनेस, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर होना चाहिए। आपको मालूम होगा नवल टाटा जी ने ये कहा था कि मैंने एक बार डिसीजन ले लिया तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा डिसीजन कैसा सही है। मैं ये नहीं देखता कि यार गलत हो गया, यार मैंने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ऐसा। वो तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी डिसीजन ये रॉन्ग डिसीजन नहीं होता, लेकिन डिसीजन लेने के पहले हमको बहुत सोचना है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या ये मेरे से हो पाएगा, मेरी क्या टेक्निकल एबिलिटी है, मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ तो क्या मैं उसको रिस्पेक्ट के साथ सामने आता हूँ, उसके साथ सामने बढ़ता हूँ, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उससे गाइड लेते रहता हूँ, उससे मैं जो भी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो क्या मैं देता हूँ। ये सारी चीज़ों को आपको अपनी पर्सनैलिटी में लाना पड़ेगा, तभी आपका ये बिजनेस आगे बढ़ते जाए। तभी पर जॉब देने वाले नहीं बन पाते हैं, वो जॉब सीकर रहते हैं पर जॉब गिवर नहीं बन पाते। इस पे क्या सोचते हो आप? नहीं, अभी ऐसा देखने को मिला है और देख रहे हैं हम कि अभी लोग अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आ रहे हैं और अपना छोटा सा उद्योग शुरू कर रहे हैं। और जब छोटा उद्योग शुरू करेंगे तो नेचुरल है वो लोगों को जॉब भी देंगे। अगर वो लोग अपने लोगों को, यानी अपने SC/ST लोगों को अगर जॉब देते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, क्योंकि आज के डेट में हमारे कम्युनिटी में बहुत एजुकेशन होने की वजह से एक स्किलफुल लोग तैयार हैं। हम देखते हैं सर कि देश में भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है। ILO जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो वैश्विक पटल पर हमारे देश के आंकड़े जब रिलीज़ करते हैं तो चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं। तो क्या जो युवा है उसको ये सब आपदा लेके क्या व्यापार की तरफ उसको टर्न करने का एक अवसर है, ऐसा लगता है आपको? ये अवसर आपदा जो है देश में हमारे, ये इसका अवसर में क्या युवा तब्दील कर सकते हैं अगर से एक व्यापारी बनते हैं तो? बिल्कुल, क्योंकि यही उनकी स्किल करके मानी जाती है किसी भी चीज़ को। क्योंकि एंटरप्रेन्योर है कौन? सीन अनसीन, जो दूसरों को कुछ नहीं दिखता वो इसको दिखता है, और वो जब इसको दिखता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ वो आगे बढ़ता है। और जब वो अपॉर्चुनिटी समझेगा तो वो उस अपॉर्चुनिटी को वो प्रोडक्ट समझ लेगा। क्योंकि प्रोडक्ट जब तक वो सिलेक्ट नहीं करेगा, प्रोडक्ट जब तक वो अपने दिमाग में नहीं लाएगा तो आगे भी नहीं बढ़ सकता है। हम तो अपने इसमें ये बताते रहते हैं कि देखो, अगर तुमको एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आना है तो आपको पहले अपना माइंड सेट करना होगा, अपनी खुद की स्वॉट एनालिसिस करनी होगी कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मुझे अगर ये प्रोडक्ट मैं लेता हूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे कितनी मिल सकती है, अगर ये प्रोडक्ट मैं करता हूँ तो क्या ये कुछ थ्रेट्स तो नहीं है, आने वाले कुछ गवर्नमेंट के कुछ बैन तो नहीं लगने वाले हैं, या कुछ मैं नुकसान में तो नहीं जाऊंगा। इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ती है। क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर एकदम आपका प्रॉपर हुआ
तो आपने 50% रेट जीत ली, समझ लीजिए इंटरप्रेन्योरशिप की। ओके। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो खुद की तो शॉर्ट एनालिसिस करता ही है, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ यानी आपके पास पैसा है या नहीं, स्ट्रेंथ का मतलब आपके पास एजुकेशन है या नहीं, स्ट्रेंथ का मतलब आपके पास टेक्निकल स्किल्स है या नहीं, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपको कोई सपोर्टिव है क्या, कोई फैमिली सपोर्टिंग कुछ लोग हैं क्या आपको, कि देने को आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है। हाँ जी। दूसरा ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब, प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट मीन्स इट्स अ पैकेज ऑफ सर्विसेज। एक ही प्रोडक्ट में कई सारे सर्विसेज, हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज अगर कस्टमर को दे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। हाँ जी। और अल्टीमेट एम तो हर एंटरप्रेन्योर का ये है कि जो भी मैं बनाऊं, जो भी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ मैं लोगों के सामने ले जाऊं, वो लोगों को भाएं, सेटिस्फाई हो जाए, तभी तो मेरा वो रीयूज करेंगे। हाँ जी। तभी अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, सपोज एक आधा एंटरप्रेन्योर है और उसने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, एक अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट कर ली और उसके ऊपर वो वर्कआउट भी कर रहा है, और हो सकता है कि कुछ 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कुछ ऐसा कुछ बन जाता है कि उसको उसके बारे में थोड़ा सा फील होती है, तो उसके ऊपर रीथिंक भी किया जाता है, उसके ऊपर रीशेपिंग भी किया जाता है, उसके ऊपर रीसाइजिंग भी किया जाता है और उसके ऊपर रीस्ट्रक्चरिंग भी किया जाता है। लेकिन ये करते वक्त उसने ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जैसा मैंने कहा है कि उनके हिसाब से जो उनको ईजी जाता है। देखो आज 3 फील्ड है हमारे इस एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में। कैसे? जैसे कोई मैन्युफैक्चरर होता है, हाँ जी। तो कोई सर्विसेज देता है, और कोई ट्रेडिंग करता है। हाँ जी। ट्रेडिंग से भी पैसा मिलता है, सर्विसेज करने के बाद भी पैसा मिलता है, और इतना ही नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग से भी मिलता है। अब मैन्युफैक्चरिंग जब वो करता है तो वो मार्केट लीडर रहता है, लेकिन जब वो बिजनेसमैन रहता है, व्यापार करता है, तो वो मार्केट प्लेयर बन जाता है, क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहा है, इधर से लिया इधर दिया। लेकिन मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है और अपने आप में एक सेटिस्फाई हो गए कि यार ये पूरी क्वालिटी को, जिसको हम टोटल क्वालिटी बोलते हैं, उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका विदेशों में भी जो डिमांड उससे आ जाती है। अब विदेशी लोग तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपके क्वालिटी के साथ। आपको जो भी स्टैंडर्ड बने हुए हैं उस प्रोडक्ट के लिए, वो जिसको हम कहते हैं ISO 9000, वो क्वालिटी के अलग अलग अपने अपने प्रोडक्ट के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। वो स्टैंडर्ड को अगर आप मेंटेन करते हो, स्टैंडर्ड को अगर आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो और प्रोडक्ट में डालते हो और टोटल क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाता है, तो मुझे नहीं तो लगता सक्सेस कि का रेशो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। देने वाले बनिए, ना कि जॉब लेने वाले या मांगने वाले। इसी कड़ी में हम हमेशा सर से बात करते रहेंगे, और जो भी आपके सवाल हो उसका सर से हम उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और आप कहीं ना कहीं सक्सेस की ऊंचाई पे जाएंगे। धन्यवाद।